हेलो मित्रों, तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है जरा हटकर, जहां प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे देव और सौंदर्या ने जैसे ही वह दीवार पार की, सामने कई सारे लोग हाथ में मालाएं और फूल लिए खड़े हुए थे। सौंदर्या ने आश्चर्य से देव की तरफ देखा तो देव मुस्कुरा उठा। अगले ही पल उन लोगों ने देव और सौंदर्या को फूलों के हार पहनाए और दोनों पर पुष्प वर्षा की। उसके बाद समस्त भेदिए, जो कि इंसान के रूप में थे, घुटनों पर बैठ गए और तुरंत भेड़ियों के रूप में बदल गए। अपने सामने इतने सारे सफेद भेड़ियों को देखकर सौंदर्या को एक पल को अजीब लगा। उसने देव की तरफ देखा तो उसने पलकें झपकाईं। सभी भेड़ियों ने घुटनों पर बैठ देव और सौंदर्या का स्वागत और अभिवादन किया। उसके बाद पुनः सब इंसानों के रूप आ गए। तभी एक देव की तरह दिखने वाले व्यक्ति उन दोनों के सामने आए। स्वागत है आपका हमारे साम्राज्य में, भावी महारानी सौंदर्या, वो बोले। यह हमारे पिताजी हैं, श्वेत भेड़िया साम्राज्य के महाराज। देव ने कहा तो सौंदर्या उनके पैरों में झुक गई। हमें अच्छा लगा आपका यह अंदाज, पर हमारे यहाँ यूं चरण स्पर्श करने की प्रथा नहीं है, इसलिए आपको इस सब की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं है, आप अभी नई हैं, जल्दी ही सब कुछ सीख जाएंगी, महाराज बोले। सौंदर्या मुस्कुरा उठी। कुछ ही दिनों बाद हम देव का राज्याभिषेक कर देंगे, उसके बाद यह साम्राज्य आपको और देव ही संभालना है। बस हम आपको यदा कदा मार्गदर्शन दे दिया करेंगे, महाराज बोले। सौंदर्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। उसके लिए यह सब कुछ बड़ा ही अजीब था। देव के साथ यहाँ आने के बाद उसे बड़ी ही अच्छी फीलिंग हो रही थी। खुद में ही महारानी होने का एहसास हो रहा था। इतना प्यार, इतना सम्मान उसने जीवन में कभी नहीं पाया था और न पाने का सोचा था। थोड़ी ही देर देव ने उसे एक एक कर सबसे मिलवाया और फिर उसका हाथ थाम अपने निजी कक्ष के अंदर चला गया। सौंदर्या ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पत्थरों की गुफा के अंदर बना यह एक खूबसूरत सा महल था, जो कि बेहतरीन तरीके से सजा हुआ था। प्राचीनता और आधुनिकता का बेजोड़ संगम था यहाँ पर। हर दरवाजे पर सेवक नजरें झुकाए खड़े हुए थे, जो कि देव और सौंदर्या के वहां से निकलते ही गर्दन झुकाकर और घुटनों पर बैठकर उनका अभिवादन करते थे और फिर उनके आगे निकलने पर खड़े हो जाते थे। अंदर एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत कक्ष में देव और सौंदर्या ने प्रवेश किया तो सौंदर्या ने चारों तरफ देखा। देव, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजा महाराजा का महल हो, जैसा मैंने मूवीज में और सीरियल में देखा है। सौंदर्या खुश होकर बोली। हाँ, तो यह महल ही है, इस साम्राज्य के युवराज का महल। यहां से जो पास में दूसरी गुफा है, वह पिताजी का निवास है और यह पूरा हमारा महल है। यहाँ आप और हम अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से रह सकते हैं और यह सारे सेवक हमारी सेवा में हर समय तत्पर हैं। देव ने सौंदर्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच देव। आपने तो जैसे एक अनाथ लड़की को कहीं की महारानी बना दिया हो। सौंदर्या बोली। तो आप महारानी ही तो हैं। बस कुछ दिनों बाद राज्याभिषेक होते ही आप महारानी बन जाएंगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है, देव ने कहा। आपके लिए नया नहीं होगा, पर मेरे लिए यह बहुत बहुत अजीब है और बहुत ही खूबसूरत भी। सौंदर्या देव के सीने से लगकर बोली। और हमारे लिए क्या सबसे खूबसूरत है, बताएं आपको? देव ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेकर कहा। बताइए ना, सौंदर्या बोली। जो आपके साथ कल एक रात बीती, वह हमारे लिए सबसे खूबसूरत है। उन लम्हों को हम कभी नहीं भूल सकेंगे सौंदर्या। हमारा प्रथम मिलन एक खूबसूरत याद बनके दिल की गहराइयों में समा गया है। देव ने कहा तो सौंदर्या का चेहरा लाल हो गया। और अब जबकि आप हमारे साथ हमारे पास हैं, तो ऐसी ही मिलन की रात्रि अब हमारे जीवन में हमेशा रहेगी और रोज आएगी, देव ने कहा। तो सौंदर्या ने एक नजर उसे देखा और अपनी नजरें झुका लीं, पर कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल देव ने उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया और प्यार से चूमने लगा। सौंदर्या की आंखें बंद हो गईं और उसके हाथों की पकड़ देव की पीठ पर कस गई। कुछ पल में देव उससे अलग हुआ और उसे अपने सीने से लगा लिया। अब जाकर सुकून मिला है और अब आप हमारे साथ रहेंगी तो हम समर की तरफ से भी निश्चिंत रहेंगे, देव बोला। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए देव, हम आपको बताएंगे, बिना कहीं नहीं जाएंगे
और अपना पूरा ख्याल रखेंगे। सौंदर्या ने कहा कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। आ जाओ वरुण और बरखा। देव बोला तो एक लड़का और एक लड़की आकर वहां खड़े हुए और अगले ही पल घुटनों पर बैठ गए। आपने हमें बुलाया युवराज? दोनों एक साथ बोले। सौंदर्या, हम आप दोनों पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। आप सिर्फ महल के सेवक ही नहीं बल्कि हमारे परम मित्र भी हैं। आज से सौंदर्या की जिम्मेदारी आपकी। इनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे आप दोनों। यह कहीं भी जाएंगी आप दोनों नहीं तो कम से कम कोई एक हमेशा इनके साथ रहेगा। देव ने कहा। जी युवराज, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। बरखा और वरुण बोले और फिर सौंदर्या को देख बाहर निकल गए। ये दोनों कितने प्यारे हैं, कहीं से नहीं लगते कि भेड़िया हैं। सौंदर्या बोली। तो हम लगते हैं आपको कि भेड़िया है? देव ने आंखें बड़ी करके कहा तो सौंदर्या खिलखिला उठी। आपको तो देखकर भी कोई नहीं कहेगा कि आप भेड़िया हो। आप बहुत बहुत अच्छे हो देव, एंड आई लव यू। सौंदर्या उससे लिपटते हुए बोली। आई लव यू टू, देव बोला तो सौंदर्या ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। आप बहुत बहुत अच्छे हो देव, एंड आई लव यू। सौंदर्या उससे लिपटते हुए बोली। आई लव यू टू, देव बोला तो सौंदर्या ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। कहा है ना कि अभी आपको हमारे बारे में अंदाजा ही नहीं है। हम मानव भेड़िए ताकतवर होने के साथ ही बहुत ही ज्यादा दिमाग से भी तेज होते हैं। एक बार जो बात देख ले या सुन ले वह हमारे दिमाग में बैठ जाता है। क्या समझी आप? देव ने कहा तो सौंदर्या ने गर्दन हिला दी। देव और सौंदर्या दोनों जैसे एक दूजे के लिए ही बने हों। उस खूबसूरत महल में दोनों का प्यार दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। सौंदर्या अपने काम से शहर जाती थी तो बरखा या वरुण में से कोई उसके साथ हमेशा होता था उसकी सुरक्षा के लिए। देव सौंदर्या को बेशुमार प्यार करने के साथ साथ अपनी सीमा की सुरक्षा और अपना सैन्य बल भी मजबूत कर रहा था, जिसमें महाराज उसका पूरा पूरा सहयोग कर रहे थे। सौंदर्या के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। एक राजकुमार आया और उसे उससे प्यार हो गया और फिर वह उस राजकुमार का हाथ थाम एक खूबसूरत सपनों की दुनिया में आ गई हो, जहां की वह रानी थी, जहां सब उसे सम्मान देते थे, सब उसे प्यार करते थे और उस राजकुमार की तो मानो जान बसती थी सौंदर्या के अंदर। कभी कभी सौंदर्या को अपनी किस्मत पर घमंड भी होता और कभी कभी देव पर बेहद प्यार भी आता। देव बैठा किसी नक्शे का अध्ययन कर रहा था कि तभी सौंदर्या ने आकर पीछे से उसके गले में बाहें डाली और उसके गाल को कस के चूम लिया। देव ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा तो सौंदर्या खिलखिला उठी। अगले ही पल देव ने वो नक्शा एक तरफ रखा और सौंदर्या का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बिठा लिया। हाँ तो क्या बात है, आज आपको हम पर बहुत प्यार आ रहा है। कुछ खास बात है क्या? देव ने कहा। कुछ भी नहीं देव, आप हो ही इतने अच्छे कि आपको प्यार करने का दिल करता रहता है। सौंदर्या बोली। दिल करता रहता है आपका, लेकिन आप प्यार तो करती नहीं। कभी कभी हमारे नसीब जाग जाते हैं जब आप खुद से आकर हमारे ऊपर प्रेम की वर्षा करती हैं। देव ने कहा तो सौंदर्या ने आंखें बड़ी कर उसको देखा। मैं आपको प्यार करती हूं देव। पूरा महीना होने वाला है, मैं आपके साथ हूं, आपके पास हूं और दिन रात आपके प्यार में डूबी हुई हूं। सौंदर्या बोली। सिर्फ कुछ दिन में आपका मन भर गया हमसे। अभी तो आपको हमारे साथ कई साल, कई युग और कई जन्म तक रहना है, समझिए आप। देव ने उसके चेहरे को हथेलियों में लेकर कहा। मैंने कब कहा कि मेरा मन भर गया? मुझे तो हमेशा हमेशा आपके साथ रहना है देव। और कभी ऐसा हो कि मैं आपसे दूर हो जाऊं तो आप मुझे खींच लाना वापस से अपनी बाहों में। जो सुकून यहां है वह कहीं पर भी नहीं। सौंदर्या देव के सीने से लगकर बोली तो देव ने भी उसको अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। पहली बात तो हम आपको कभी जाने नहीं देंगे। कहीं और कभी गलती से आप चली भी गई हमसे दूर तो हम आपको वापस ले आएंगे। वादा करते हैं आपसे, हम आपको कभी खुद से जुदा नहीं होने देंगे, ना ही हम कभी आपसे जुदा होंगे। देव ने सौंदर्या के माथे पर अपने अधर रखकर उसे प्यार से चूमते हुए कहा। थैंक यू देव। सौंदर्या उसके सीने में सिर छिपाकर बोली। उधर समर के राज्य में अब क्या हुआ, क्या खबर मिली? समर अपने अपने खास आदमी को मार्क और विद्युत से कहा। महाराज, हमारे गुप्तचरों ने अपनी सारी तैयारी कर ली है, लेकिन युवराज देवराज और श्वेत भेड़िया समुदाय की तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। हम उनसे सीधा मुकाबला कर नहीं जीत सकते।
हमारी हार निश्चित है, मारक बोला। ठीक है, कोई बात नहीं। श्यामल भेड़िए इतने भी सीधे और सच्चे नहीं हैं। हम अब दूसरी नीति अपनाएंगे, समर बोला। मतलब? विद्युत ने कहा। तुमको तो पता ही है, 1 साल पहले मैंने विशेष पूजा करके कुछ सिद्धियां अर्जित की हैं। अब उन सिद्धियों को प्रयोग करने का समय आ गया है, समर बोला। क्या आपको लगता है कि इतनी विशिष्ट सिद्धियों को आपको सिर्फ श्वेत भेड़िया साम्राज्य को हराने के लिए उपयोग करना चाहिए? मारक ने कहा। बिल्कुल करना चाहिए। श्वेत भेड़िया साम्राज्य खत्म हो जाएगा तो इस पूरे जंगल पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। हम यहाँ के अकेले महाराज होंगे और इसके लिए उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, समर बोला। पर उन शक्तियों का प्रयोग आप कैसे करेंगे? विद्युत ने कहा। उन शक्तियों का प्रयोग हम भ्रम फैलाने के लिए कर सकते हैं। तुम बस देखते जाओ। वह शक्तियां देव, उसके पिता और सौंदर्या तीनों को छलेंगी और उसका फायदा हम उठाएंगे और उन्हें हरा देंगे, समर बोला। मारक और विद्युत मुस्कुरा उठे। कल शरद पूर्णिमा की रात है और इस दिन चंद्रदेव की विशेष कृपा से हम भेड़िए दुगने शक्तिशाली हो जाते हैं। कल देव और श्वेत भेड़िया साम्राज्य खत्म, समर बोला। तो मारक और विद्युत ने एक दूजे को देखा, फिर समर को देखा। जाओ युवराज, देवराज को सूचना दे दो कि महाराज समर ने उसे द्वंद्व युद्ध का आह्वान दिया है। झरने के पास वह हमसे युद्ध करने के लिए आए। युद्ध में अगर वह जीतता है तो हम आगे कभी भी उनके रास्ते नहीं आएंगे, और अगर हम जीतते हैं तो हम होंगे दोनों साम्राज्य के राजा, समर बोला। किंतु महाराज, अगर आप नहीं जीत पाए तो? मारक बोला। तो समर ने गुस्से से उसे देखा। हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, क्योंकि हम देवराज नहीं हैं जो पूरे नियम के साथ युद्ध करे। हम अपने नियम खुद बनाते हैं और खुद उन्हें तोड़ते हैं। और हाँ, हमारा माया जाल देव को भ्रमित रखेगा झरने के पास। हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कि देव को पता नहीं चलने देंगे कि हम उनके राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं। उधर देव हमसे युद्ध करने आएगा, उधर उसके पिता को हमारी गुप्तचर खत्म कर देंगे और उसके महल पर अपना कब्जा कर लेंगे। साथ ही महल में मौजूद उसकी संगिनी सौंदर्या को भी अपने कब्जे में ले लेंगे, समर ने कहा। तो मारक और विद्युत के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। कहाँ की तैयारी हो गई है? देव ने सौंदर्या को तैयार देखा तो आकर पूछा। बस देव, आज आखिरी एग्जाम है, उसके बाद फिर मैं कहीं नहीं रहूंगी, यहीं पर रहूंगी, सौंदर्या बोली। ठीक है, चली जाओ, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, बरखा और वरुण रहेंगे आपके साथ, देव ने कहा। जरूरत नहीं है तो क्यों परेशान हो रहे हो आप? मैं मैनेज कर लूंगी देव, सौंदर्या ने कहा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमने कहा ना, ये दोनों आपके साथ जाएंगे तो बस जाएंगे, देव बोला। और फिर सौंदर्या बरखा और वरुण के साथ निकल गई। आज उसका आखिरी एग्जाम था। सौंदर्या के निकलते ही थोड़ी ही देर में देव के पास एक संदेशवाहक आया। युवराज की जय हो श्यामल भेड़िया, साम्राज्य के महाराज समर की तरफ से एक संदेश है, संदेशवाहक बोला। बताओ क्या है, देव ने कहा। महाराज समर ने संदेश भेजा है और आपको द्वंद्व युद्ध के लिए आह्वान किया है। वह आज शाम चंद्रोदय के समय आपका झरने पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। यह आखिरी युद्ध होगा आप दोनों के बीच का, सेवक बोला। देव ध्यान से सुन रहा था। इस युद्ध में अगर आप विजयी होते हैं तो महाराज समर कभी आपके रास्ते नहीं आएंगे और अपने साम्राज्य तक ही सीमित रहेंगे, और अगर महाराज समर विजेता होते हैं तो श्वेत भेड़िया साम्राज्य पर भी उनका अधिकार होगा, सेवक बोला। और हम यह बेवजह की शर्त और आह्वान क्यों स्वीकार करेंगे, देव बोला। क्योंकि आप श्वेत भेड़िया साम्राज्य के युवराज हैं और इस हिसाब से इस साम्राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। अगर आप द्वंद्व युद्ध का आह्वान स्वीकार करते हैं तो महाराज हमला नहीं करेंगे और बेकसूर लोगों को क्षति नहीं होगी। किंतु यदि आप यह चुनौती स्वीकार नहीं करते तो कल सुबह ही श्यामल भेड़िया के महाराज श्वेत भेड़िया साम्राज्य पर हमला करेंगे, वह सेवक बोला। ठीक है, हमें स्वीकार है। हम चंद्रोदय के समय झरने पर पहुंच जाएंगे, पर समर से कहिएगा किसी भी तरह के धोखे की साजिश अमान्य है और युद्ध नियम से ही होगा। जी युवराज, सेवक बोला। हमें विश्वास है कि वह युद्ध को नियम के साथ ही लड़ेंगे, देव ने कहा। तो संदेशवाहक ने अपना सर झुकाया और वहां से निकल गया। बरखा और वरुण भी नहीं है। खैर, कोई बात नहीं है, समर के लिए हम अकेले ही काफी हैं।
एक बार यह मामला खत्म हो जाए तो फिर सब ठीक रहेगा। और वैसे भी हम पूरे समुदाय को खतरे में नहीं डाल सकते। हम पिताजी महाराज को बताकर फिर वहां निकल जाएंगे। देव ने कहा। और जाकर महाराज को इसकी सूचना दे दी। ठीक है, आप जाइए युवराज। हमें पूरा विश्वास है कि विजयी आप ही होंगे। यहाँ की तरफ से आप निश्चिंत रहिए, हम सब संभाल लेंगे। महाराज ने कहा तो देवराज वहां से जंगल में झरने की तरफ बढ़ गया। उधर सौंदर्या की परीक्षा हुई और वह भी जंगल की तरफ वापस चल दी, वरुण और बरखा के साथ। था। समर झरने की तरफ चला और उधर समर के बाकी सैनिकों ने श्वेत भेड़िया साम्राज्य पर हमला कर दिया। क्योंकि झरने के पास था और वहां समर की विशेष शक्तियों का माया जाल था, इसलिए उसे पता नहीं चला। वैसे तो उसने इतनी शक्ति थी कि वह अपने साम्राज्य को वहीं बैठे बैठे देख सकता था, पर समर ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और देव को एहसास नहीं होने दिया कि श्वेत भेड़िया साम्राज्य में क्या हो रहा है। वहीं समर के महल में छुपकर रह रहे गुप्तचरों ने मौका मिलते ही धोखे से महाराज की भी हत्या कर दी। समर के सैनिकों ने देवराज और महाराज दोनों के महल पर कब्जा कर लिया और उनके सभी विश्वास पात्रों को बंदी बना लिया। वरुण और बरखा सौंदर्या को लेकर जब उस दीवाल के बाहर पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने तुरंत ही सौंदर्या को लेकर जंगल के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। महारानी, आप यहीं पर रहे, हमें लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। वरुण बोला। पर मैं यहां नहीं रुक सकती देव, और पिताजी पर कोई खतरा तो नहीं? सौंदर्या परेशान होकर बोली। आप यहां रहिए। वरुण ने मंत्र सिद्ध करके पेड़ के तने पर सौंदर्या को बिठा दिया। जब तक आप इस वृक्ष पर रहेंगी कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगा। वरुण बोला। मुझे भी आना है साथ? सौंदर्या परेशान हो गई। आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व है, हम आपको खतरे में नहीं डाल सकते। वहां हम देख लेंगे, लेकिन आप अगर वहां गई तो आपके लिए खतरा हो सकता है। आप एक सामान्य इंसान हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी और आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। बरखा ने कहा। तो सौंदर्या वहीं रुक गई। वरुण और बरखा श्वेत भेड़िया साम्राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश कर गए। हुआ क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ रही है? अब मैं क्या करूं? वरुण और बरखा भी मुझे यहां पर छोड़कर चले गए हैं और मैं देव से भी संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही हूं। सौंदर्या ने आंखें बंद कर देव से बात करने की कोशिश की, पर वह नहीं कर पाई, जो कि अब वह करना सीख गई थी। यह समर का मायाजाल था कि कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा था। सौंदर्या अभी सोच ही रही थी कि तभी उसके गले में पहना हुआ वह ताबीज चमकने लगा, जो कि उसे गुरु मासा ने दिया था। सौंदर्या ने उसे अपनी हथेली में आगे किया और उसी के साथ उसकी आंखें बड़ी हो गईं। इसका मतलब देव खतरे में है। मासा ने मुझसे यही कहा था कि जब भी देव खतरे में होंगे ये ताबीज मुझे संकेत दे देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देव के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मैं मेरे देव को कुछ भी नहीं होने दूंगी। सौंदर्या बोली और उसी के साथ पेड़ से नीचे कुंद उसने जंगल में दौड़ लगा दी उस दीवाल की तरफ, जो जिसके पार मानव भेड़ियों का साम्राज्य था। तो मित्रों, अगला पाठ जल्दी ही। सुनते रहिए ये दीवानगी।